दोस्तों, पत्ता गोभी की खेती एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद फसल में से एक फसल माना जाता है। अगर आप लोग उसको सही समय पर सटीक तरीके से ग्रो करते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा देखने के लिए मिलता है। लेकिन ज़्यादातर किसान भाई पत्ता गोभी की खेती ठंड के मौसम में ही करते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में आप लोगों को पत्ता गोभी की खेती ऑल सीजन पर कैसे आप लोग कर सकते हैं और उसके लिए कौन-कौन सी वैरायटी माना जाता है। और अगर आप लोग मतलब सही समय पर नहीं करने के कारण अगर कोई रोग या फिर कीटों का प्रकोप होता है तो उसको हम लोग कौन-कौन सी दवा को छिड़काव करके आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर पत्ता गोभी की खेती में कौन-कौन सी खाद की ज़रूरत पड़ता है ताकि पत्ता गोभी का साइज़ अच्छा हो और वज़न भी अच्छा हो। या फिर पत्ता गोभी की खेती में कैसे हम लोगों को मतलब पानी का सिंचाई की व्यवस्था करना पड़ता है, किस तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ता है। पूरी जानकारी आप लोगों को पत्ता गोभी की खेती के बारे में आज मिलेगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पत्ता गोभी की खेती के लिए सही समय कौन सा होता है, यानी कि उसका सुइटेबल टाइम कौन सा होता है। तो देखिए, वैसे तो पत्ता गोभी की खेती आप लोग ऑल सीजन पर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान भाई ठंड के मौसम में पत्ता गोभी को मतलब ज्यादा ग्रो करने के लिए कोशिश करते हैं। तो अभी आप लोगों को हम तीनों सीजन पर बताएंगे कि कौन-कौन सी समय पर सटीक तरीके से अगर हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं तो पत्ता गोभी का खेती आसानी तरीके से ग्रो होता है। तो सबसे पहले जैसे कि समर सीजन की अगर बात की जाए तो जनवरी फरवरी महीने में अगर आप लोग पत्ता गोभी की खेती के लिए नर्सरी डालते हैं तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा। अब जब हम लोग रेनी सीजन यानी कि जब बारिश के मौसम में खेती करते हैं, उसमें भी आप लोग मई जून महीने में आसानी तरीके से पत्ता गोभी का नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और अगर आप लोग ठंड के मौसम में खेती करना चाहते हैं तो आप लोग सितंबर अक्टूबर महीने में आप लोग आसानी तरीके से पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। तो इस तीनों सीजन पर अगर आप लोग सही तरीके से हमने जो महीना बताया, इस महीने में अगर आप लोग नर्सरी तैयार करते हैं तो आप लोगों को आसानी तरीके से काफ़ी अच्छा खासा रेट देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं वैरायटी के बारे में, क्योंकि जो तीनों सीजन है, तीनों सीजन के लिए एक वैरायटी तो नहीं है। अलग अलग सीजन पर अलग अलग वैरायटी का सिलेक्शन करना पड़ता है, तब जाके पत्ता गोभी की खेती आसानी तरीके से ग्रो होता है और अच्छी तरीके से उसमें आप लोग को प्रॉफिट भी मिलता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी समय पर कौन कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम लोग जैसे गर्मियों के सीजन का वैरायटी की अगर बात किया जाए, यानी कि जब हम लोग जनवरी फरवरी महीने में जब पत्ता गोभी की नर्सरी डालेंगे तो उसके लिए सबसे अच्छा वैरायटी कौन सा होता है। तो देखिए, वैरायटी आप लोगों को सबसे पहले ही बता दें कि हमारे इधर जो वैरायटी चलता है उस वैरायटी का नाम हम यहाँ पर बताएंगे। लेकिन आप लोगों के उधर जो भी वैरायटी चलता है आप लोग अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि जनवरी फरवरी महीने में हम लोग जब नर्सरी तैयार करते हैं तो उसके लिए हमारे इधर पिरामिड सीड कंपनी का जो एसी ग्रीन नाम का एक वैरायटी आता है उसको लगाते हैं। या फिर जो नामदारी सीड कंपनी का NS43 आता है उसको भी लगाते हैं, जिससे कि उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी तगड़ा रिजल्ट मिलता है। अब जब हम लोग रेनी सीजन यानी कि जब बारिश के मौसम में खेती करते हैं तो उसके लिए हम लोग मई जून महीने में पत्ता गोभी का नर्सरी तैयार करते हैं। तो उस समय पर जो बेस्ट वैरायटी होता है वो होता है सेमिनिज कंपनी का जो रॉयल क्रॉस प्लस नाम का एक वैरायटी आता है। या फिर जो NS43 आता है उसको भी लगा सकते हैं। या फिर जो ताकी सीड्स कंपनी का 621 नाम पे एक वैरायटी आता है उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। बाकी आप लोग अपना हिसाब से जो भी आपके एरिया में चलता है उसी को आप लोग लगा सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि ठंड के मौसम में अगर आप लोग पत्ता गोभी की वैरायटी की बात की जाए तो सितंबर अक्टूबर महीने में जो भी वैरायटी हमारे इधर चलता है वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो ज़्यादातर हमारे इधर जैसे कि साकाता कंपनी का ग्रीन एक्सप्रेस चलता है, या फिर सिंजेंटा कंपनी का जो BC76 नाम का एक वैरायटी आता है बड़ा साइज का, वो भी चलता है। या फिर और भी बहुत सारे वैरायटी है, वो अलग अलग वैरायटी को आप लोग लगा सकते हैं। ठंड के मौसम में ज़्यादातर कोई भी वैरायटी को अगर आप लोग मतलब नर्सरी तैयार करने के लिए सिलेक्शन करते हैं तो वो आसानी तरीके से ग्रो हो जाता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में या फिर रेनी सीजन के मौसम में अगर आप लोग सही वैरायटी को सिलेक्शन नहीं करते हैं तो आपको नुकसान की गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये आप लोग ध्यान से रख लीजिए। अब दोस्तों, पत्ता गोभी की खेती में कितने डिस्टेंस में हम लोगों को लगाना चाहिए, या फिर जो रो टू रो या फिर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है वो कितना रखना चाहिए, वो भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, एक पत्ता गोभी से एक प्लांट का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर 6 से 8 इंची रखा गया। और जो रो टू रो डिस्टेंस है वो आप लोगों को 1 से 1.5 फीट रखना है। बाकी आप लोग अपना हिसाब से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, पत्ता गोभी की खेती में 1 एकड़ के लिए कितना सीडलिंग्स का जरूरत पड़ता है, यानी कि 1 एकड़ के लिए कितना प्लांट का जरूरत पड़ता है।
तो यहाँ पर जो हमने डिस्टेंस बताया, जो वैरायटी बताया, उस हिसाब से लगभग 20 से 22,000 पौधा 1 एकड़ में आप लोगों का ज़रूरत पड़ता है। बाकी आप लोग अपने जो डिस्टेंस होता है उस हिसाब से अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो मेरे यहाँ का जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो यहाँ पर लगभग 20 से 22,000 पौधा 1 एकड़ के लिए ज़रूरत पड़ता है। आप बात कर लेते हैं दोस्तों पत्ता गोभी की खेती में कौन-कौन सी खादों का ज़रूरत पड़ता है, कितने मात्रा में डालना पड़ता है और किस तरीके से डालना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को खाद की मात्रा या फिर जो डोज बताएँगे तो वो 1 एकड़ के लिए आप लोगों को बताएँगे। तो 1 एकड़ के लिए आप लोगों को सबसे पहले जब आप लोग मतलब जब ज़मीन को तैयार करते हैं तो उस समय पर आप लोगों को क्या-क्या खाद का ज़रूरत पड़ता है और कितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बता देते हैं कि पत्ता गोभी का जब आप लोग ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय पर एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट का जरूरत पड़ता है, जो कि 100 से 150 केजी लगता है। और उसके साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट खाद होता है वो होता है एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास। तो उसको भी आप लोगों को 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना चाहिए और उसके बाद ही आप लोगों को मतलब प्लांट को ट्रांसप्लांट करना चाहिए, तब जाके आप लोगों का प्लांट सही तरीके से ग्रो करेगा और अच्छी तरीके से फुटाव भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों जैसे ही पत्ता गोभी का फसल ट्रांसप्लांट करने के बाद 15 से 20 दिन हो जाता है तो उस समय हम लोग को और भी खाद का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो उस समय कौन कौन सी खाद को अगर डालेंगे तो अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और अच्छी तरीके से जो फुटाव है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए पत्ता गोभी की खेती के लिए जैसे ही 15 से 20 दिन हो जाता है तो उस समय आप लोगों को पहला खाद आप लोगों को डालना है। तो पहला खाद में कौन कौन सी खाद को लेना है, सबसे पहले एनपीके यानी कि जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटास मिलता है उसका एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर आप लोगों को 12-32-16 मिलता है या फिर आप लोगों को 10-26-26 नाम पे मिलता है, विभिन्न मतलब फॉर्मुलेशन में मिलता है। तो आप लोग किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन जो उसका डोज रखना है वो 60 से 70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को रखना है। उसके साथ साथ और एक खाद का रिक्वायरमेंट पड़ता है जो कि आप लोगों को बाजार में एग्रोमिन सोयल नाम पे मिल जाएगा या फिर और भी विभिन्न ब्रांड का भी सोयल नाम पे मिलता है, लेकिन एग्रोमिन सोयल हमारे इधर चलता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा है, इसलिए आप लोगों को एग्रोमिन सोयल का ही बता रहे हैं। तो एग्रोमिन सोयल को आप लोगों को 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोगों को ले लेना है। उसके साथ साथ थोड़ा मात्रा में आप लोगों को नाइट्रोजन यानी कि यूरिया खाद का भी जरूरत पड़ता है, तो उसको भी आप लोग लगभग 15 से 20 किलोग्राम तक ले लीजिएगा। तो आप लोगों को अच्छा खासा रिजल्ट आप लोगों को उस समय पर देखने को मिल जाएगा। अब उसके बाद जैसे ही पत्ता गोभी का फसल लगभग 30 से 35 दिन हो जाता है तो उस समय पर आप लोगों को सेकंड खाद डालना है पत्ता गोभी के फसल में। तो सेकंड खाद में आप लोगों को कौन कौन सी खाद का जरूरत पड़ता है और कितनी मात्रा में जरूरत पड़ता है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले तो एनपीके को हमने पहले ही ले चुका है, फर्स्ट खाद जब आप लोग डाल दिया उस समय पर। जब सेकंड टाइम पर हम लोग डालेंगे तो उस समय पर आप लोगों को डीएपी खाद को लेना है। अब डीएपी खाद को कितनी मात्रा में लेना है, तो 1 एकड़ के लिए डीएपी को आप लोगों को 60 से 70 किलोग्राम ले लीजिएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को जो एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास होता है वो लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिएगा। उसके साथ साथ एक जो स्पेशल खाद होता है माइक्रोराइजा, उसको भी आप लोगों को लेना पड़ेगा। और माइक्रोराइजा के अंदर बहुत सारे ब्रांड मिलता है, लेकिन अच्छा खासा ब्रांड का ही आप लोगों को इस्तेमाल करना है, तब जाके अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि इकोमेक्स जी हम यहाँ पर बता रहे हैं, तो जेयू कंपनी का इकोमेक्स जी को भी आप लोग ले सकते हैं या फिर जो धानुका कंपनी का एक माइक्रोराइजा आता है उसको भी आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाद पत्ता गोभी की खेती में जरूरत पड़ता है, वो होता है बोरोन पाउडर। तो बोरोन पाउडर आप लोगों को दोस्तों बहुत सारे मतलब फॉर्मुलेशन में मिलता है, जैसे कि 20% में मिलता है, तो वो तो स्प्रे के लिए जरूरत पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर जो 14.5% फॉर्मुलेशन में जो बोरोन पाउडर मिलता है उसका बताएंगे, क्योंकि उसी को अगर आप लोग खाद के साथ मिलाकर डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बाकी जो 20% वाला बोरोन मिलता है वो स्प्रे के लिए होता है। तो 14.5% वाला जो बोरोन होता है उसको आप लोगों को 1 एकड़ के लिए 3 से 4 किलो लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों को दोस्तों फर्टिलाइजर सेकंड टाइम पर जब डालते हैं तो इस खाद का जरूरत पड़ता है, और इस खाद को अगर आप लोग सही तरीके से मिलाकर डाल देते हैं तो आप लोगों को काफी अच्छा खासा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से भी खाद का रिक्वायरमेंट को पूर्ति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर जो डोज बताए हैं इस डोज पर अगर आप लोग रखते हैं तो आप लोगों को भी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं पत्ता गोभी की खेती में कौन कौन सी रोग और कीटों का प्रकोप होता है और उसको हम लोग कौन कौन सी दवा को छिड़काव करके आसानी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।
क्योंकि पत्ता गोभी की खेती में उतना ज़्यादा रोगों का या फिर कीटों का प्रकोप होता नहीं है। कुछ-कुछ रोग और कीट होता है, उसी का ज़्यादातर प्रकोप देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले पत्ता गोभी की खेती में जो सबसे खतरनाक एक बीमारी होता है ब्लैक रॉट, उसका प्रकोप ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो जैसा कि इस प्लांट के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर का काला-काला धब्बा देखने को मिल रहा है और इसका साइड-साइड पीला-पीला देखने के लिए मिल रहा है, जिसके कारण ये ब्लैक रॉट अभी शुरुआती अवस्था में यहाँ पर लग रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखने को मिल रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये ब्लैक रॉट का प्रकोप होने जा रहा है। तो देखिए ब्लैक रॉट को तो अगर आप लोगों का फसल में प्रकोप हो जाता है तो उसको एक दवा में एक ही बार कॉम्बिनेशन छिड़काव करके कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों को 2-3 कॉम्बिनेशन को 2-3 दिन छोड़-छोड़ के आप लोगों को, यानी कि 2-3 दिन नहीं, लगभग 5-6 दिन छोड़-छोड़ के आप लोगों को स्प्रे करना है 3 से 4 बार, तब जाके वो कंट्रोल होता है। लेकिन शुरुआती चरण में अगर आप लोग एडवांस में स्प्रे कर देते हैं जो अभी आप लोगों को दवा बता रहे हैं, तो आप लोगों का ब्लैक रॉट का प्रकोप होगा ही नहीं। तो कौन-कौन सा दवा है? तो देखिए सबसे पहले ब्लैक रॉट के लिए आप लोगों को फर्स्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोगों को कोनिका या फिर जो ग्रेलिज नाम पे आता है सिंजेंटा का, उसमें से किसी भी एक को ले सकते हैं। सेम कॉम्पोजिशन है, जो कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कॉम्बिनेशन है। तो उसको आप लोगों को 25 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। उसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन 5 से 6 दिन बाद जब आप लोग स्प्रे करेंगे तो उस समय आप लोगों को कोसाइड को लेना है। उसको भी आप लोगों को 25 से 30 ग्राम लेना है। उसके साथ-साथ प्लांटोमाइसिन या फिर जो टैगमाइसिन होता है, किसी भी को ले सकते हैं, उसको 2 ग्राम लेना है। उसके बाद थर्ड कॉम्बिनेशन जब आप लोग लेते हैं तो उस समय आप लोगों को रोको या फिर जो उसके साथ बायोमाइसिन आता है, एक ही कंपनी का, बायोस्टेट कंपनी का, उस दोनों को पंच करना है 25 एमएल और 25 ग्राम के हिसाब से। तो भी आप लोगों को आसानी तरीके से ब्लैक रॉट को कंट्रोल कर देता है। और एडवांस में मारते हैं तो ब्लैक रॉट का प्रकोप होगा ही नहीं। तो इस तरीके से ब्लैक रॉट का तो आप लोग कंट्रोल कर लिए। तो ये तो हो गया दोस्तों बैक्टीरियल जनित बीमारी। अब जो फंगल जनित बीमारी होता है उसमें से जो सबसे खतरनाक एक बीमारी होता है पत्ता गोभी की खेती में, वो होता है कोलर रूट, जिसको रूट रॉट भी बोला जाता है। जैसा कि इस प्लांट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो प्लांट होता है उसका जो नीचे जड़ होता है उसके ऊपर ये जो भाग होता है, इस भाग में आपका काला कलर के देखने को मिलेगा। तो उस तरीके से देखने को मिलने के बाद आप लोगों का प्लांट जो है वो इस तरीके से मतलब पूरा एकदम डैमेज हो जाता है और पूरा खत्म हो जाता है। तो ये होता है कोलर रूट। तो उसको अगर आप लोगों को कंट्रोल करना है तो आप लोगों को नेटिवो को ले सकते हैं 10 ग्राम के हिसाब से, या फिर जो बाजार में कस्टोडिया नाम पे दवा आती है उसको भी आप लोग 25 एमएल के हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ किसी भी प्रकार की जो माइसिन होता है, यानी कि एंटीबायोटिक होता है, उसको 2 ग्राम के हिसाब से मिला लीजिएगा। तो आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से कोलर रूट या फिर जो रूट रॉट होता है उसको कंट्रोल कर देता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पत्ता गोभी की खेती में जो सबसे खतरनाक एक कीटों का प्रकोप होता है, जिसको डीबीएम यानी कि डायमंड बैकमोथ बोला जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो एक्चुअली नुकसान कैसे पहुंचाता है और उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि पत्ता गोभी खेती में और ज्यादातर कीटों का प्रकोप नहीं होता है, सिर्फ ज्यादातर डीबीएम यानी कि जो डायमंड बैकमोथ होता है उसका ही प्रकोप होता है। तो जैसा कि इस प्लांट के अंदर अगर आप लोग देखेंगे पास से, तो इस तरीके से छेद-छेद आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका जो प्रकोप है वो मेन कारण हो रहा है डीबीएम यानी कि डायमंड बैकमोथ। तो वो जब लार्वा स्टेज में होता है तो वो उसके अंदर रहता है और वो धीरे-धीरे पूरे पत्ते को खा लेता है और इस तरीके से पूरे फसल को बर्बाद कर देता है। तो डीबीएम को अगर आप लोगों को कंट्रोल करना है तो उसके लिए आप लोगों को आदामा कंपनी का प्लेथोरा नाम की एक दवा आती है, उसको छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को गुंथार नाम पे एक दवा आती है, उसको भी छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को काइट नाम पे एक घाड़ा कंपनी का आता है, उसको भी आप लोग छिड़काव ले सकते हैं। अच्छा खासा आप लोगों को रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग पत्ता गोभी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को काफी शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो में पत्ता गोभी की खेती के बारे में इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया पत्ता गोभी की खेती के रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट करके भी जरूर से बताइएगा। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही न्यू वीडियो डालते रहते हैं।